अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्शिया वॉइस। अर्शिया वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी हैं वीडियोस। तो चलिए इसके साथ ही शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है नज़रे बद, जो कि पूरी स्टार उर्दू नावल से ली गई है। हवा के सीने को चीरकर आंखों की बिनाई उचक ले जाने को तैयार चमकती बिजली पूरे माहौल पर वहशत तारी किए हुए थी। अभर भी ऐसे बरस रहा था जैसे किसी ने आसमान से आबशारों के बंद तोड़ दिए हों। शोरगुल बर्पा करता पानी बादलों की गरज से भी ज़्यादा खौफनाक मंजर की अक्कासी कर रहा था। ऐसे में पुराने पुल के पास इनकी कार का इंजन गैर मुतवक्का तौर पर जवाब दे गया था। सर्द रात में भी इनकी कार धुआं उगल रही थी। कुछ देर यूं ही सोचने के बाद इसने धीरे से फ्रंट डोर ओपन किया तो हवा का भुटरा हुआ झोंका जैसे बेलगाम बूंदों के संकार के अंदर दाखिल हुआ। इसके जिस्म को शराबोर होने में सेकंड का 1000वां हिस्सा भी न लगा। इसके साथ ही फ्रंट सीट पर बैठी मुकद्दस ने हाथ बढ़ाकर रोकना चाहा था, लेकिन वो इसकी आवाज़ कहाँ सुन सकता था। समात में अपनी हिब्बत बिठाते बादल भला किसी और आवाज़ को कैसे समात का हिस्सा बनने दे सकते थे। क्या हुआ? जैसे ही वो इंजन को देखकर दोबारा ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा, मुकद्दस ने झट सवाल किया, लगता है पानी चला गया इंजन में, या फिर शायद बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। वो कुछ भी अंदाज़ा लगाने से कासिर था। चंद लम्हे कार से बाहर गुजारने पर ही इसके होंठ नीले पड़ गए थे। मुकद्दस ने बेचैनी के साथ विंडो स्क्रीन से बाहर देखा तो पूरा माहौल शहर में जकड़ा हुआ महसूस हुआ। आसमान की बुलंदियों को छूते शाहे बलोच रात के अंधेरे में किसी दियो हिक्कल जिन की मानिंद दिखाई दे रहे थे। और ऐसे में जब बिजली चमकती तो जैसे इन शाहे बलोच में जान पड़ जाती। पत्ते आंखों का काम देते, हर शय इनको जैसे बुरी तरह घूर रही थी। इसने थूक निकलते हुए दोबारा जारिफ की तरफ देखा था। जारिफ, मुझे इस जगह से वहशत आ रही है। ऐसा लग रहा था जैसे इन शाहे बलोच की ओर से हम पर कोई नज़र रखे हुए है। एक एक लफ्ज़ में वहशत का अंसर शामिल था, मगर वो इसका असर भला कहाँ कबूल करने वाला था। एक झटके से बालों को झटका तो कई बूंदें मुकद्दस के चेहरे पर आ गिरी। चेहरे पर एक हल्की सी तबस्सुम बखेरे वो अब मुकद्दस की तरफ देख रहा था। भला मेरे होते हुए किसी के अंदर हिम्मत है कि वो तुम पर नज़र रखें? वो इस माहौल को रोमानियत के रंग में रंगने की कोशिश कर रहा था। ये सारा प्यार घर जाकर निछावर कीजिएगा। फ़िलहाल तो किसी भी तरह इस जगह से निकलने का इंतज़ाम करें। एक अजीब सा डर इसके दिल में बैठता जा रहा था। वो इस अनजान माहौल में अपने अलावा किसी और की मौजूदगी भी महसूस कर सकती थी। एक ऐसे वजूद की मौजूदगी जो रात के अंधेरे में भी दिन की तरह देख सकता था, जिस पर इस पूरे स्टार माहौल का कोई असर नहीं हो रहा था। बारिश के बंद हो जाने तक तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसने दोनों हाथों को सीने पर बांधकर धीरे से कहा था। नाराज़गी का एक पहलू इसके रवैये से आया था। मुकद्दस के चेहरे पर वहशत मज़ीद गालिब आ गई। लबों को मुतहरिक करते हुए इसने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू किया तो माहौल में जैसे तनाव पहले से ज़्यादा बढ़ गया। हवाओं के बेलगाम झोंके शाहे बलोत पर जैसे कहर ढाने लगे थे। सरसब्ज पत्ते किसी खिज़ा रसीदा पत्तों की मानिंद ज़मीन बोस होने लगे। बारिश की बूंदें जैसे कंकरियों की मानिंद आसमान से ज़मीन पर गिरती जा रही थीं। आंखों की बेचैनी इस माहौल को किसी भी जाविये से कबूल करने को तैयार न थी। कुछ देर यूं ही गुजर जाने के बाद मुखालिफ सिमत से एक फ्लैश लाइट दिखाई दी, मगर दोनों में से किसी ने भी इसकी तरफ कोई तवज्जो न दी। मुकद्दस आयत कुर्सी का विर्द करने में मसरूफ़ थी, जबकि जारिफ मूड ऑफ किए बैठा था। वो कार इनके मुकाबिला ठहरी। हवा में जैसे एक पल के लिए सुकूत आ गया। तभी जारिफ को अपनी तरफ की विंड स्क्रीन पर एक खड़खड़ाहट सुनाई दी। दोनों ने इस तरफ देखा तो मुकाबले की कार से स्क्रीन को खटकाया गया था। स्क्रीन नीचे करते ही एक सर्द झोंके ने पूरी कार पर एक जादू सा कर दिया। हर तरफ खामोशी से छा गई। मुकद्दस के मुतहरिक लब भी सुकून इख्तियार कर गए। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है? रात के अंधेरे में वो मुकाबिल कार में बैठे वजूद को तो देखने से कासिर रहे, मगर शीरी आवाज़ से इन्हें यह अंदाज़ा लगाने में ज़रा भी देर न लगी कि मुकाबिल की कार एक औरत ड्राइव कर रही थी। हमारी कार का इंजन बारिश के बायस जवाब दे चुका है। जारिफ ने हस्बे आदत वजह सामने रखने में देर ना की।
اس کی طبیعت ہی کچھ دوستانہ سی تھی، اجنبیوں سے بھی دوستوں کی طرح بات کرتا۔ شاید یہ اس کی خوبی تھی جو بہت جلد اب قہر بن کر ان پر نازل ہونے والی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے گھر چل سکتے ہیں، ہمارا گھر سڑک کے کنارے پر ہی ہے۔ اس وجود نے ایک ہی لمحے میں انہیں پیشکش کی تھی، جس پر ظریف ذرا سا جھجکا اور مڑ کر مقدس کی طرف دیکھا۔ میرے خیال سے ہمیں یوں ہی کسی اجنبی کے گھر جانے سے اجتناب کرنا چاہیے، مقدس نے اپنی رائے دی۔ لیکن اس بارش میں یوں کار میں بیٹھے رہنے سے تو بہتر ہے نا، اب اس کے ساتھ جا کر کچھ آرام کر لیں۔ ویسے بھی پچھلے 5 گھنٹوں سے میں مسلسل کار ڈرائیو کر رہا ہوں۔ اس کے چہرے پر اب تھکان کے تاثر بھی نمایاں تھے۔ شاید مقدس کو اس کی حالت پر ترس آ گیا، تبھی اس بات میں گردن ہلا دی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ظریف نے مسکراتے ہوئے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھا تو اس اجنبی کی چمکتی آنکھیں بجلی کی کھمک میں کسی آفتابے کی مشابہ دکھائی دی۔ بادلوں کی گرج پہلے سے زیادہ تیز ہوتی چلی گئی۔ مقدس نے ذرا سہمے انداز میں بیک سیٹ سے ایک چھتری اٹھائی اور کار سے باہر آ گئی۔ سارا ماحول شہر میں بری طرح جکڑا ہوا تھا۔ رات کا اندھیرا ہر شے پر اپنا جادو بکھیرے ہوئے تھا۔ اس نے ایک نگاہ دریا کے پچھلے کنارے پر دوڑائی تو وحشت کا عجیب سا منظر اس کا منتظر تھا۔ دور کے شاہ بلوط کسی پہاڑ کی مانند ساخت تھے، رائی کے دانے کے برابر بھی ان میں جنبش نہ تھی۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کی جسم میں سرایت کر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی دائیں طرف ہوا کے سنگ جھومتے شاہ بلوط کو دیکھتی، ظریف نے دھیرے سے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھا۔ یہ احساس برف سے زیادہ سرد تھا۔ اس نے ایک سسکی لیتے ہوئے ظریف کی طرف دیکھا۔ چہرے پر مسکراہٹ پھیلائے وہ پرفسوں نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب چلنا ہے یا پھر یوں ہی اس سحر انگیز پل پر ہی رات بسر کرنے کا ارادہ ہے؟ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ لہجے میں ایسی طمانت اس نے کبھی محسوس نہ کی تھی۔ مقدس نے ایک نگاہ اپنے مسیح کار کی طرف دوڑائی تو رات کی تاریکی سے زیادہ سیاہ کار اگرچہ کافی پرانے ماڈل کی دکھائی دے رہی تھی، مگر ایک لکیر تک واضح نہ تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ابھی شو روم سے نکالی گئی ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ہمیں رات گزارنے کے لیے جگہ فراہم کی، ورنہ شاید اس طوفانی رات میں ہمیں کار میں ہی گزارنی پڑتی۔ ظریف اور مقدس پچھلی سیٹ پر براجمان ہوتے ہوئے تب سردی کو دور کرنے کی خاطر اس نے ہاتھوں کو رگڑتے ہوئے کہا تھا، شکریہ کی کوئی بات نہیں، آپ کی مدد کرنا تو ہمارا فرض ہے۔ آواز میں ایسا جادو تھا جسے سن کر ظریف کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ مقدس کے دل میں ایک تشویش پیدا ہوئی، ایک اضطرابی کی سی کیفیت مسلسل اس کے پرسکون دل میں ہلچل مچا رہی تھی۔ اس نے آئینے کی اوٹ سے ڈرائیو کرتے ہوئے وجود کو دیکھنا چاہا، مگر وہ سیاہ زلفوں کی اوٹ سے ڈھکا رہا۔ فقط ایک آنکھ دکھائی دے رہی تھی، بڑی بڑی جھکی پلکیں اپنے اندر کئی رازوں کو مدفون کیے ہوئے تھیں۔ باہر بادلوں کی گرج چمک جاری تھی۔ یکدم بجلی چمکی تو اسے ایسا لگا جیسے وہ بجلی اس کے سر پر آ گری ہو۔ وہ بری طرح سہم گئی۔ ایک لمحے کے لیے ظریف بھی چونکا تھا، مگر وہ موجود بالکل ساکت رہا، ہر پر اطمینان انداز میں ڈرائیو کرتا، اور وجود اپنی دوسری آنکھ کو حسین و جمیل زلفوں میں چھپائے ہوئے تھا۔ ظریف مقدس کی کپکپی کو دور کرنے کی خاطر اس کے ہاتھوں کو پیار سے سہلانے لگا۔ لگتا ہے آپ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ پراسرار وجود گویا ہوا تھا۔ جی بالکل، بہت پیار کرتا ہوں میں اپنی بیوی سے، ایک خراش تک برداشت نہیں کر سکتا اس کے وجود پر۔ اپنے دائیں بازو کو مقدس کے شانوں پہ پھیلاتے ہوئے اس نے اپنے سینے سے لگایا تو ایک پراسرار مسکراہٹ آئینے سے دکھائی دی۔ لب کسی گلاب کی پنکھڑی کی مثل معلوم ہوتے تھے، رہنائی بھی کسی ادھ کھلے گلاب کی سی تھی، مگر کاٹ کسی تھوڑ کی مثل۔ لیجئے، ہمارا گھر آ گیا، آپ اندر جا کر ہمارا انتظار کریں، ہم ذرا کار پارک کر کے آتے ہیں، اس نے ایک بار پھر طمانت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ ظریف فقط کندھے اچکاتے ہوئے کار سے باہر آ گیا، مگر مقدس اس کے لیے تو جیسے آج کی رات بہت بھاری ثابت ہونے والی تھی۔ اس نے اس اجنبیہ کی طرف نگاہ دوڑائی تو کسی گہری کھائی کی مانند مسافت محسوس ہوئی اسے۔ آسمان پر چمکتی بجلی اور بادلوں کی گرج بھی اس کے وجود میں کوئی ہلچل پیدا کرنے سے قاصر تھی۔ خوف کا کڑوا گھونٹ پیتے ہوئے اس ظریف کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما تو پہلی بار اس اجنبیہ نے اپنی پلکیں اٹھائی تھیں۔ خوف کے سبب وہ ظریف سے جا ٹکرائے۔ مقدس، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ ظریف نے پریشانی والے لہجے میں استفسار کیا۔
मगर वो क्या कहती? ये कि वो सफ़ेद चमकती आँखों से डर गई, खुमार से भरी आँखें जो किसी को अपने जाल में फांसने के लिए काफ़ी हों। ऐसी आँखें जो एक बार किसी वजूद को देख लें तो इसको नज़र बद लगने में कोई शुबा ना रहे। ऐसी आँखें जो खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह जाती हों, जिनकी खामोशी किसी बेरी के दरख्त की मानिंद कांटे समोए हों। वो एक लम्हे तक अपनी आंखें मूंदे ज़ारिफ का हाथ थामे रही। ज़ारिफ धीमे कदमों के साथ इस घर में दाखिल हुआ तो एक लम्हे के लिए वो सब कुछ भूल गया। मुकद्दस का थामा गया हाथ खुद से जुदा कर लिया। मुकद्दस के लिए ये दूसरा धचका था, किसी महल की मसल। ये घर भी मावराए दुनिया से कम न था। रात के वक्त भी दिन का समा था। बज़ाहिर कोई रोशनी का माखिज़ नज़र नहीं आ रहा था, मगर एक बालशित के बराबर भी अंधेरे का डेरा न था। निगाहों के सामने रखे सोफ़े किसी बादशाह की निश्चित से मुशाबा थे। सुनहरी रेशम से बने पर्दे आंखों के सामने ऐसे लहरा रहे थे जैसे हवा के संग अभी उड़कर कहीं चले जाएंगे। संगे मरमर से बड़ा फर्श आईने के मुतरादिफ था। नीचे निगाह करो तो छत पर लगे दिलकश फानूस नज़र आते, ऊपर देखो तो दिलफरेब साज समात में रस घोलने लगता। ज़ारिफ की तबीयत तो पहले ही फसू चीज़ों पर मर मिट जाने वाली थी, फिर भला ऐसा कैसे मुमकिन ना होता? ये घर इस पर अपना रोबो दबदबा मुसल्लत न करता। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। मुकद्दस ने हाथ बढ़ाकर रोकना चाहा, मगर जाने क्यों इसकी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी जारी ना हुआ। खामोश निगाहें माहौल के असर को कबूल करने की कोशिश कर रही थीं। आपको अच्छा लगा हमारा घर? दोनों दफातन पलटे। अच्छा? बिल्कुल भी नहीं, ज़ारिफ ने मायने खेज़ लहजे में कहा और फिर एक लम्हा तौक़ुफ़ के बाद अपना जुमला मुकम्मल किया, बल्कि लाजवाब। ये सुनते ही इसके चेहरे पर वही मुस्कुराहट उभरी थी। इसकी एक आँख भी अभी तक जुल्फ़ों की ओट में छुपी थी। दिलफरेब चाल के साथ वो ज़ारिफ की तरफ बढ़ने लगी तो मुकद्दस एक लम्हे के लिए शशदर रह गई। उसके लबों पर एक महसूर कुन मुस्कुराहट थी जिस पर ज़ारिफ अपनी निगाहें चाह कर भी हटा नहीं सकता था। यकटक इसकी हसीन जुल्फ़ों को देखता जा रहा था। आइका, इस वजूद ने अपना हाथ ज़ारिफ की तरफ बढ़ाया तो वह जैसे ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आया था। थोड़ा सा झिझकते हुए गर्दन झुकाई। हमारा नाम है आइका, अपना तारुफ करवाते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दिया और खुश उसलूबी के साथ इसका हाथ थामा। मैं तो भूल ही गया था आपको अपना नाम बताना। मेरा नाम है ज़ारिफ और मेरी। इससे पहले कि वो मुकद्दस का नाम बताता, आइका इसका हाथ थाम चुकी थी। हाथों के मस होने की देर थी कि ज़ारिफ के गीले बाल यकदम खुश्क होकर ऐसे लहराने लगे जैसे हवाओं के संग अभी उड़कर ख्वाबों की वादियों में खो जाएंगे। लबों की जंबिश में एक लम्हे के लिए साकित हो गई। अजीब सा साज ज़ारिफ की समात में गूंजने लगा। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंधेरी वादी में वो आइका के साथ बिल्कुल तन्हा खड़ा हो। एक अजीब सी रोशनी दोनों का अहाता किए ख्वाबों की पूरी सरार दुनिया की तरफ गामज़न कर रही थी। हवाओं के संग पहली बार आइका की जुल्फ़ें अटखेलियाँ करने लगीं। दोनों आंखें जैसे ही जुल्फ़ों की ओट से बाहर आईं तो ज़ारिफ पर जैसे जादू छा गया। आफ़ताबे की मिसल आंखें सफ़ेद कुम्मक अपने अंदर समेटे हुए थी। वो इन झील आंखों में गोता जन था। आसपास के माहौल से बेखबर वो आइका में खो चुका था। ज़ारिफ, मुकद्दस ने धीरे से कहा, मगर वो आइका की निगाहों में बुरी तरह मदहोश था। मुकद्दस की पुकार भी इसकी समात तक पहुंचने से कासी रही। वो धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ी। इसका पूर कांप रहा था। सांसों की रवानी भी पहले से तेज़ हो गई। इसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और आइका को छूना चाहा। जैसे ही इसने आइका के शानों को पीछे से छुआ तो वह पलक झपकते ही पलटी। इसके पलटने की देर थी। मारे खौफ के वो पीछे उछल पड़ी। आइका की आंखें जैसे किसी वहशत समेटे हुए थीं। चमकती आंखें किसी नज़र बद का शुबा दे रही थीं। नज़रों का हिसार ख़त्म होने पर ज़ारिफ ने भी हकीकत का सफ़र तय किया और मुकद्दस के साथ चौंकने पर इसके पास आया। मुकद्दस, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चौंकी? वो इसको अपनी मोहब्बत की छाँव में समेटते हुए पूछने लगा। आइका की आंखें अभी तक वो अजीब सी चमक समेटे हुए थीं। वो मुकद्दस न चाहते हुए भी आइका की आंखों की तरफ इशारा किया।
मगर अपनी आंखों को बंद किए रखा और दोबारा इसकी आंखों की वहशत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो क्या? कुछ भी तो नहीं है वहाँ। ज़ारिफ ने पलट कर देखा तो उसे कुछ भी अजीब नज़र न आया। वो मुसलसल मुक़द्दस को सहलाते हुए इसका हौसला बांधता रहा। मुक़द्दस ने भी ज़ारिफ के कहने पर अपनी आंखें खोलीं तो इसे दोबारा धचका लगा। इसकी आंखें गैर मामूली न थीं, कोई चमक वहाँ मौजूद न थी। एक पल के लिए सांस लेना भी दुश्वार सा हो गया था। लगता है आपकी बीवी पर मौसम की वहशत का असर हो गया है। आप दोनों कमरे में जाकर आराम करें, हम खाने का बंदोबस्त करके आते हैं, इसने तमान्नत भरे लहजे में कहा और दाईं तरफ को चल दी। ज़ाहिर वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं नज़र आ रहा था, मगर इसके कदम इसी तरफ उठ रहे थे। लेकिन कमरा? ज़ारिफ ने चंबे लहजे में पूछा था। जिस कमरे में दिल चाहे आराम फरमा लें, इसने बिना पलटे जवाब दिया था। ज़ारिफ ने अपनी निगाहें आयका से हटाकर मुक़द्दस पर जमाई तो वो कुछ लम्हों के लिए आयका से बेगाना सा हो गया। तभी इसके कदम कुछ देर के लिए ठहरे और पीछे पलट कर देखा तो ज़ारिफ मुक़द्दस को बाजुओं से पकड़े हुए बाईं तरफ के जीने की तरफ बढ़ रहा था। शायद वो बलाई मंजिल के कमरे की तरफ जा रहे थे। इन्हें जीना चढ़ते देखकर आयका के लोगों पर मायने खेज मुस्कुराहट उभरी और आंखों में एक बार फिर वही चमक गालिब आ गई जिसको देखकर मुक़द्दस बुरी तरह डरी थी। मौसम पहले से ज़्यादा ख़राब हो चुका था और बारिश में भीगने की वजह से ज़ारिफ के कपड़े भी भीग गए थे। मुक़द्दस के कहने पर वो नहाने गया ताकि इस दौरान वो इसके कपड़ों को खुश्क कर दे, मगर जब काफ़ी आवाज़ें देने के बाद भी कमरे से कोई जवाब न आया तो ज़ारिफ टॉवल लेने के लिए कमरे में आया। वहाँ कोई न था। शायद मुक़द्दस अभी अपने कपड़े खुश्क करके रोटी न थी। ज़ारिफ ने गहरी निगाह कमरे की दीवार पर डाली तो इनका नक्शो निगार जैसे इसकी आंखों में उतरने सा लगा था। स्याह रंग पर अजीब गरीब डिज़ाइन से मुतहर्रिक से महसूस हुए। बाहर का तूफ़ान अगरचे तबाही ढा रहा था, मगर खिड़की खुली होने के बावजूद कमरे में मौजूद हर शय साकित थी। कोई जंबिश बेज़ाहिर महसूस नहीं हो रही थी। तभी इसे अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। मुक़द्दस, कितनी देर लगा दी तुमने? वो ये कहते ही दफातन पलटा तो आयका से जा टकराया। वहाँ आयका थी, जिसे देखकर वो बुरी तरह चौंका था। इसके बरहना सीने पर पानी की बूंदें किसी मोती की तरह चमक रही थीं। इससे पहले कि वो कुछ कहता, आयका की निगाहों ने इसको खामोश करवा दिया था। एक लफ्ज़ भी वो ना बोल सका। बस जब तक आयका की आंखों में उतरता चला गया। सीने पर मौजूद बारिश की हर बूंद रोशनी की मुनक्किस करने की बजाय आयका का अक्स दिखा रही थी। हर तरफ सहर का आलम था। आंखें आंखों में उतरती चली गई। वो इस वक्त अपनी हालत को भी यकसर फरामोश कर चुका था। दोनों हाथ खुद ब खुद सीने से दूर होते चले गए। आंखों की खुमारी ने इसकी सूझबूझ की सलाहियत को भी ख़त्म कर दिया था। आयका भी बिना पलक झपकाए इसको अपने नशे का आदी बना रही थी। धीरे से अपने हाथ इसने ज़ारिफ की तरफ बढ़ाना चाहे थे कि तभी दरवाज़ा खुला और मुक़द्दस वहाँ मौजूद हुई। इसके आने की देर थी कि सहर का असर ज़ाहिर होता दिखाई दिया। ज़ारिफ ख्वाबों की दुनिया से हकीकत में कदम रखने लगा। मुक़द्दस की अभी आयका के हाथों की तरफ निगाह नहीं गई थी। कितनी देर लगा दी? ज़ारिफ आयका के वजूद की फरामोश करते हुए मुक़द्दस की तरफ बढ़ा और फ़ौरन शर्ट पहनकर अपने बरहना सीने को ढांपा।